नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर और राजस्थान करंट अफेयर्स के इस सेशन में जहां हमारी आज दूसरी क्लास है। आशा करती हूँ आपको हमारी कल की क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन की। आज शुक्रवार 6 मार्च 2026 चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया संवत 2082 है। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जिन्होंने हाल ही में एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वृद्धावस्था देखभाल जेनेटिक केयर, ये कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है। जो देखें, हम आजकल तेजी से एकल परिवार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है। तो उसी के लिए जो बेरोजगार युवाओं को उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के रूप में, कौशल प्रदान करने, उन्हें रोजगार के अवसर देने के रूप में इस कोर्स की शुरुआत की गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा। तो हम इसके बारे में और आगे देखें कोर्स के बारे में। तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या रहती है? पाठ्यक्रम, ये कोर्स है ना 3 महीने का कोर्स है और 10वीं पास इसकी न्यूनतम योग्यता है। 10वीं पास युवा इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में इस कोर्स के लिए न्यूनतम कम से कम 40 सीटों का आवंटन अभी किया गया रखने की योजना है। मतलब अभी तो कोर्स स्टार्ट करना बाकी है। और इसका हाइब्रिड मॉडल भी है, अर्थात जिसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के जो मोड होते हैं उनको हम हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। हाइब्रिड मॉडल में हम देखें तो 1 महीना थ्योरिकल टीचिंग होगी और फिर 2 महीने का अस्पताल में व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रशिक्षण, जिसे हम इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं, वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो इस कोर्स में बुजुर्गों की जो फिजिकल नीड होती है, उनकी मेंटल नीड क्या होती है, उसके बारे में जो विद्यार्थी उसको समझाया जाएगा, उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो बीपी, शुगर और जो टेम्परेचर जैसी सामान्य जो चीज़ें होती है उनकी जांच का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आयुर्वेदिक उपचार, कब्ज जैसी सामान्य बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक, जो छोटी मोटी बीमारी होती है उसके लिए आयुर्वेदिक उपचार, जो होम बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक चिकित्सा, उम्र से संबंधित बीमारियों के लक्षणों को पहचानना, जो प्राइमरी नीड होती है किसी भी बीमारी में, उन सभी का भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उनके साथ कैसा कम्युनिकेशन रखना चाहिए बुजुर्गों के साथ, और उनके साथ कैसा सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, उन सभी की भी शिक्षा दी जाएगी। और नेक्स्ट हम देखें इसमें तो पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित किया गया है या फिर किस किस विभाग ने मतलब मिलकर इसको बनाया है। इसमें इस पाठ्यक्रम को 3 विभागों ने मिलकर बनाया है। विश्वविद्यालय के 3 विभाग, जिनमें मेडिसिन विभाग हो गया, पैथोलॉजी विभाग हो गया और हाइजीन विभाग, तीनों ने मिलकर इसका सिलेबस रेडी किया है इस पाठ्यक्रम का। फिर हम नेक्स्ट देखें स्कूल शिक्षा विभाग, जो मंथली एकेडमिक रैंकिंग जारी करता है, उसके बारे में। ये मंथली रैंकिंग फरवरी 2026 के अनुसार है। इस मंथली एकेडमिक रैंकिंग में करौली डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट रैंक मिली है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को सेकंड रैंक मिली है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को थर्ड रैंक मिली है। और हम देखें तो चूरू जो डिस्ट्रिक्ट है वो जनवरी 2026 की रैंकिंग में टॉप 3 में था, जो इस रैंकिंग में फिसलकर 6th रैंक पर आ गया है। और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग हम देखें एकेडमिक रैंकिंग, तो टॉप 10 में डूंगरपुर हो गया, सीकर हो गया, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर और गंगानगर, ये शामिल है टॉप 10 में। नेक्स्ट हम देखें इसके बारे में तो रैंकिंग का उद्देश्य क्या है कि जिलों के प्रदर्शन की नियमित और डेटा आधारित समीक्षा करना, स्कूल शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ वास्तविक शैक्षणिक प्रभाव को दर्शाना, और मूल्यांकन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट और बोर्ड परीक्षा परिणाम, इन सभी के आधार पर रैंकिंग
इन सभी को सुधारने के लिए रैंकिंग जारी की जाती है ताकि स्कूल अपनी व्यवस्था में निरंतर सुधार करता रहे। और इस रैंकिंग को जारी करने में इन सभी का योगदान रहता है, मतलब इन सभी के आधार पर इसकी रैंकिंग तय होती है, जिनमें जो मूल्यांकन हो गया और ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट ऑन बोर्ड जो रिजल्ट हो गया, और जो स्टूडेंट्स की डेली अटेंडेंस, शिक्षण की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल, और जो विभिन्न अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट किया जाता है उसके आधार पर जो निगरानी की जाती है विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियमित। आप सभी देखते हो कि कोई ना कोई अधिकारी फील्ड विजिट पर आते ही रहते हैं। और शैक्षणिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों का प्रदर्शन आदि के आधार पर इस रैंकिंग का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम CASS। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो एक स्कीम चलाई गई है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, संस्था या NGO जू में, जैविक उद्यानों में बाघ, शेर, भालू सहित 13 प्रजातियों के 85 से अधिक जो जीव जंतु है उनको गोद ले सकते हैं। उनको जीव जंतु को, अपनी पसंद के जीव जंतुओं को वो गोद ले सकते हैं, चाहे भालू हो गया, चाहे बाघ हो गया, ऐसे। और उनके भोजन, मतलब आर्थिक सहयोग करेंगे वो, जिससे उनके भोजन का खर्च उठेगा, उनकी चिकित्सा का खर्च उठेगा, और उनकी जो बाड़ा है उसकी देख रेख का खर्च भी उठेगा। इस पहल का उद्देश्य जनता की भागीदारी निभाना, मतलब जू में इनमें जनता की भागीदारी बनाना तथा वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना तथा वन्य जीव के प्रति उनको संवेदनशील बनाना इसका उद्देश्य है। आप अगर इसमें सहयोग करते हो और स्पॉन्सरशिप करते हो तो आपको 80 जी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जू के विजिट के आपको लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो गोद लेने की प्रक्रिया। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान अपनी पसंद का जानवर गोद ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। स्पॉन्सरशिप के लाभ क्या क्या होंगे? मुफ्त यात्रा मिलेगी। मुफ्त यात्रा आपको रोडवेज या व्हीकल पे नहीं, ये मुफ्त यात्रा आपको जू की यात्रा, मतलब जू का जो आप विजिट करते हैं उसकी यात्रा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्पॉन्सरशिप की राशि के अनुसार, मतलब 1,000 से लेकर 2.5 लाख या उससे अधिक आप राशि का स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो। एक वर्ष में 5 व्यक्तियों के लिए 1 से 5 बार तक निःशुल्क यात्रा रहेगी। ये आपके स्पॉन्सरशिप की राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि एक वर्ष में आप कितनी बार मुफ्त यात्रा के लिए योग्य होते हो, या कितने व्यक्ति एक साथ कितनी बार कर सकते हो, ये आपके स्पॉन्सरशिप की राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप करते हो तो जिस जीव को आप गोद लेते हो उसका बाड़ा होगा, उसके बाहर आपका नाम, फोटो प्रदर्शित किया जाएगा, और आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, और आयकर में छूट दी जाएगी। धारा 80G के तहत आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आप टैक्स में छूट मिलेगी। और ये गोद लेने की प्रक्रिया अभी राजस्थान में कहाँ कहाँ है, तो हम इसे देखें तो राजस्थान के प्रमुख चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क जैसे अभेड़ा कोटा का बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ जयपुर वाला बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर, और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर आदि को इनमें शामिल किया गया, और प्रमुख चिड़ियाघरों को भी इनमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखें तो मातृभाषा में पढ़ाई का पायलट प्रोजेक्ट की सफलता। जो नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा देना, हम साइकोलॉजी में भी, शिक्षा मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं कि नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा देने पर वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, और उसमें सीखने में उसको आसानी रहती है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, और ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी आबू रोड ब्लॉक सिरोही में, और बिछीवाड़ा ब्लॉक डूंगरपुर में इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 200 स्कूलों में ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। अब ये सफल हो गया है, तो इससे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया गया है, और इसके आधार पर अन्य 11 स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू किया गया। मतलब जो बिछीवाड़ा आबू रोड ब्लॉक और ये ब्लॉक है, वहाँ घरासिया भील जनजाति रहती, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज में पाठ्यक्रम तैयार किया गया था और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिससे उनको बच्चों को सीखने में काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इसलिए इनको अब
राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा और धीरे धीरे समस्त राज्य में उसको लागू कर दिया जाएगा। पहले चरण के अंदर इसमें कक्षा 1 और 2 के छात्रों पर लागू किया गया था। और इस पायलट प्रोजेक्ट में किस किस का सहयोग रहा है, तो हम देखें कि RSCRT जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCRT, उदयपुर, यूनिसेफ, रूम टू रीड और लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन आदि के सहयोग से इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। आगे हम देखें तो भविष्य की क्या योजना रहती है। बहुभाषी शिक्षा का दायरा, इस प्रोजेक्ट को अब पाली, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा। पहले केवल आबू रोड, सिरोही और बिछीवाड़ा, डूंगरपुर में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला था। अब पाली, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आदि जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा और इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। निष्कर्षतः हम देखें कि जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में आधारभूत शिक्षा मतलब बेसिक जो शिक्षा दी जाती है, तो वे बाद में हिंदी और अन्य मुख्य भाषाओं को बहुत सहजता से सीख जाते हैं। इसलिए उनको नेटिव लैंग्वेज में शिक्षा देना मुख्य रूप से ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखें कि राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 दुकान और वाणिज्यिक जो संस्थान है वहाँ उनके विधेयक में कुछ संशोधन किया गया, उसके बारे में हम देखें तो कार्य के समय और अवकाश संबंधी कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है, जिसमें हम देखें कि दुकान और वाणिज्यिक संस्थाओं में दैनिक कार्य डेली वर्क जो पहले 9 घंटा निर्धारित था कि आप एक दिन में 9 घंटे का कार्य कर सकते हैं, उसको बढ़ाकर 10 घंटे का कार्य कर दिया गया है कि अब आप एक दिन में 10 घंटे तक कार्य कर सकते हो। और वीकली कार्य जो साप्ताहिक कार्य होता है उसकी अवधि पहले 48 आवर्स ही थी कि आप एक सप्ताह में आप केवल 48 घंटे कार्य कर सकते हो और उसे बढ़ाकर अब 50 घंटे प्रति तिमाही से कर दिया गया है और प्रति तिमाही से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया। मतलब तिमाही मतलब 3 महीने में आप 144 घंटे वर्क करोगे और पहले 5 घंटे काम करने के बाद उनको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 6 घंटे कर दिया कि आप 6 घंटे न्यूनतम काम करोगे, उसके बाद आपको कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। और नेक्स्ट हम देखें तो बच्चों की और किशोरों के लिए भी इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसमें हम देखें कि जो प्रशिक्षु होते हैं, जो बालक होते हैं, जो नए नए किसी कार्य को करने में जाते हैं, तो उनकी जो न्यूनतम आयु पहले 12 वर्ष थी, क्या था 12 वर्ष का बालक पहले एलिजिबल था किसी वाणिज्यिक संस्थान में काम करने के लिए, उसे बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गया। मतलब अब 14 वर्ष से छोटा बालक किसी भी जगह पर कार्य नहीं कर सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों या वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने पर रखने पर रोक लगा दी गई है। किशोरों की आयु श्रेणी अब 14 से 18 वर्ष कर दी गई है, पहले 12 से 18 वर्ष थी। 14 से 18 वर्ष के किशोरों से रात्रि में काम नहीं करवाया जाएगा, अर्थात नाइट शिफ्ट उनकी कभी नहीं रहेगी। ये विधेयक विधानसभा में ध्वनि मत से पारित। ध्वनि मत मतलब इसमें वोटिंग नहीं की जाती, केवल ध्वनि के आधार पर इसको पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान जन विश्वास विधेयक, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। कल हमने सारे कानूनों के बारे में जानकारी नहीं ली थी, आज हम सभी जो 11 कानून है जिनमें परिवर्तन हुआ है उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से अधिनियमों में परिवर्तन किए गए हैं। तो फर्स्ट हो गया वन अधिनियम 1953, इसमें परिवर्तन किया गया है। काश्तकारी अधिनियम 1955 में परिवर्तन किया गया है। नौ चालान विनियम अधिनियम 1956 में परिवर्तन किया गया है। भंडार गृह अधिनियम 1958 में परिवर्तन किया गया है। राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961 में परिवर्तन किया गया है। साहूकार अधिनियम 1963 में परिवर्तन किया गया है। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 में परिवर्तन किया गया है। स्टाम्प अधिनियम 1998 में परिवर्तन किया गया है। नगरपालिका अधिनियम 2009 में परिवर्तन किया गया है। जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम 2018 में परिवर्तन किया गया है। हमने कल भी पढ़ा था कि इसमें जो कारावास के दंड अर्थात जेल को छोड़कर उसमें आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया, मतलब आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जिसमें हम देखें उदाहरण के रूप में देखें तो पहले राजस्थान भंडार गृह अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भंडारण पर 1 साल की सजा की जेल थी,
जिससे अब बदलकर 50,000 तक का जुर्माना कर दिया गया था। पहले 1 साल की जेल थी, अब 50,000 रुपये जुर्माना है। पुनरावृत्ति पर सख्ती, अर्थात तकनीकी या टेक्निकली रूप से कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आपको छूट दी जाएगी, लेकिन अगर आप आदतन हो उसके, तो आप बार बार ये गलतियां करते हो, बार बार आप जानबूझकर उसको रूल को तोड़ते हो, अपराध करते हो, कि सोचोगे हाँ जुर्माना भरा और अपना कार्य तो हम जारी रखते हैं, जुर्माना भरा तो कोई बात नहीं, हम जुर्माना भर देंगे। तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, कि आपको जेल भी हो सकती है उसमें। नेक्स्ट हम देखें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे, तो उसमें विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, जिसमें खेजड़ी ट्री एक्ट लाने पर विचार किया गया, जिसमें खेजड़ी के संरक्षण पर कुछ नियम बनेंगे। हमने अभी भी देखा था खेजड़ी के संरक्षण के लिए आंदोलन हुए राजस्थान में रिसेंटली। और दूसरा हम कुछ तथ्य देखें तो उसमें अभी सीए का रिजल्ट आया था, उसमें राजकुमारी पारिक झुंझुनू के रहने वाले, उन्होंने देश की सबसे युवा सीए बनने का रिकॉर्ड बनाया है, कि वो देश की सबसे युवा सीए है। और वर्तमान में कपूर चंद कुलिस जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहे हैं। कपूर चंद कुलिस जी का जन्म 1926 में हुआ था, 2026 में उनको 100 साल हो गए, इस वजह से जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। और कपूर चंद कुलिस राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हैं। अभी वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें प्रश्नकाल के दौरान बांडी सणधरा बांध विचार में आया है, मतलब उस पर चर्चा में आया है, और ये बांडी सणधरा बांध जसवंतपुरा जालोर में स्थित है। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी ने शिव मठ मंदिर, जो 10वीं-11वीं शताब्दी का है, चंद्रेसल कोटा में है, उसको संरक्षित करने के निर्देश दिए कि उनको संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने शासन सचिवालय में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर पर परिवादियों से संवाद किया और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। हमने कल भी पढ़ा था कि विभिन्न अधिकारी सचिवालय में जा रहे हैं और परिवादियों से खुद संपर्क कर रहे हैं, उनके जल्द से जल्द उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभी कोई अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में सभी विभाग के सेक्रेटरी शामिल है। इस अभियान की समय सीमा 4 मार्च से 28 अप्रैल तक है, अर्थात 4 मार्च से इसको शुरू किया गया है इस अभियान को, और 28 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा, जिसमें विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह जनसंपर्क हेल्पलाइन पर स्वयं कांटेक्ट करेंगे और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाए। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, ताकि आम जनता की समस्याओं को उच्च स्तर पर सीधे से सुना जा सके और सुलझाया जा सके। नेक्स्ट हम देखें तो कल कुछ टेक्निकली फॉल्ट या ह्यूमन फॉल्ट की वजह से हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने गलत कर दिए थे, उसे हम वापस देखेंगे। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? तो 55 लाख लोगों ने अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है। 55 लाख लोगों ने। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? गिव अप अभियान जो खाद्य सुरक्षा, मतलब जो फ्री में राशन वगैरह मिलता है, उसमें से अपना नाम, जो ऐसे लोग जो खुद स्टेबल हो गए हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से इस योजना से अपना नाम हटाने का जो कार्यक्रम शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे गिव अप अभियान का नाम दिया गया। इसमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा गिव अप अभियान के तहत नाम हटाने में भीलवाड़ा जिला फर्स्ट पे रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान में के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। जयपुर राजधानी है हमारी, भरतपुर जो हमारे मुख्यमंत्री जी का
गृह जिला है और बीकानेर, इन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10% की वृद्धि की है राज्य सरकार ने जो राशन डीलर होते हैं उनके वेतन में। तो अब उनका वेतन 150.70 रुपये हो गया है। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया है? प्रति क्विंटल गेहूं पर किसानों को रबी सीजन में कितना प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया है? तो हम ये प्रति क्विंटल 150 रुपये का बोनस किसानों को दिया गया है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये हमारा सेशन सुजस ई बुलेटिन और राजस्थान में चलने वाले विभिन्न समाचार पत्रों के ऊपर निर्भर है। इस वजह से अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब हम कल के सेशन का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल के सेशन में हम देखें तो राजस्थान जनविश्वास विधेयक, इसके बारे में हमने आज भी पढ़ा था कि ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग के तहत सदन में पेश किया गया, जो आज कल पारित हो गया था। विभिन्न 11 नियमों में कारावास जैसे आपराधिक दंड को हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान है। ये केंद्र के जनविश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर लाया गया है। जैसा हमने देखा था कि जो 11 नियम है उनमें क्या क्या प्रावधान थे और अब क्या कर दिए गए हैं। जेल की सज़ा को हटाकर आर्थिक सज़ा कर दी गई है। और हमने देखा था कि पर्यटन, धर्म, उद्योग सेक्टर के शहरों को विकसित करने की जिम्मेदारी उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दी गई है। ये जो 5 ज़िले हैं उनमें उनकी जिम्मेदारी उदयपुर सिटी स्मार्ट लिमिटेड को दी गई है, जिसमें नाथद्वारा जो कि एक धार्मिक तीर्थ है, आबू आबूराज जो एक पर्यटन स्थल है, और जैसलमेर पर्यटन स्थल है, भीलवाड़ा औद्योगिक स्थल है, बालोतरा औद्योगिक स्थल है। इनकी विकास की जिम्मेदारी उदयपुर सिटी स्मार्ट लिमिटेड को दी गई है, जो इनके लिए रूपरेखा तैयार करेगा, तकनीकी मार्गदर्शन देगा, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा। जैसलमेर और आबूराज पर्यटन सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास तथा नाथद्वारा धार्मिक पर्यटन, तीर्थयात्रियों की सुविधा। भीलवाड़ा और बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र है, इस वजह से उनकी आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता व पर्यावरण, जो हम देखते हैं कि जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ स्वच्छता और पर्यावरण की काफ़ी समस्याएं रहती हैं। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है। इसके तहत नाथद्वारा को 30 करोड़, अबूराज को 30 करोड़, जैसलमेर को 60 करोड़, भीलवाड़ा को 90 करोड़ तथा बालोतरा को 60 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट हम देखें चर्चा में रही कौन कौन सी होलियाँ चर्चा में रही थी। तो कंडों की राड़, जलती लकड़ियों की राड़, जो चीतरी डूंगरपुर की फेमस रही है। होली चौक में दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलना, ये कोकापुर डूंगरपुर का रहा है। और बारूदी होली मैनार उदयपुर में मनाई जाती है। बादशाह की सवारी ब्यावर में मनाई जाती है। हमने पढ़ा भी था कि बादशाह की सवारी के दौरान उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। होलिका दहन के बाद हिरण्यकश्यप का वध किया जाता है केथुन कोटा के अंदर। नानक शाही स्वांग अलवर का फेमस है, और अलवर में होली के अवसर पर नानक शाही स्वांग जिसमें सेठ सेठानी आदि का रोल किया जाता है। बट बेवड़ा बंदोली मुंडवा नागौर में निकाली जाती है, जिसमें कुंवारे लड़के की बिंदोली निकाली जाती है, जिससे ये उनको होता है कि उनकी भविष्य में जल्दी शादी के रास्ते खुलते हैं। ढाट परंपरा जो ढाटी जाति के लोगों द्वारा मनाई जाती है, गडरा रोड, चौहटन, बाड़मेर तथा अलवर व खेरतल में मनाई जाती है। डोलची होली पावटा गांव दौसा की फेमस है, जो बल्लू शहीद की स्मृति में मनाई जाती है। डोलची कढ़ाई में पानी और रंग मिलाकर उसके द्वारा होली खेली जाती है। महामूर्खाधिराज का सम्मान ये भरतपुर में किया जाता है, जो हंसी ठिठोली आधारित है। इसमें जो हंसी ठिठोली की जाती है, मजाक किए जाते हैं, जानबूझ के मूर्ख बना जाता है। इसके आधार पर जो महामूर्खाधिराज होते हैं उनका सम्मान किया जाता है जूस वगैरह पिलाकर। नवजातों का सामूहिक नामकरण सुनील टप्पा, जो हमने पढ़ा हम ज्योग्राफी में और
हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं सुनील झालावाड़ में। यहाँ पर नवजातों का सामूहिक नामकरण किया गया था। बेटों के साथ बेटियों का भी ढूंढ पूजन, सामान्यतः बेटों का ढूंढ पूजन किया जाता है, लेकिन बेटियों का भी ढूंढ पूजन किया गया 2019 से। डेली हर वर्ष यहाँ बेटियों का भी ढूंढ पूजन किया जाता है। ये पचलंगी झुंझुनू में मनाया जाता है। कालीबाजी की परंपरा, फागोत्सव की हंसी ठिठोली, ये जयपुर का फेमस है। नेक्स्ट हम देखें, बिन ब्याह लौटती दूल्हे की बारात। मतलब दूल्हे की डोली निकाली जाती है, बारात ले जाई जाती है, बट बिना ब्याह के वापस लौट जाती है। ये बीकानेर में मनाई जाती है। हमने कल भी इसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ा था। 139 वर्षों से ससुराल जाकर होली खेल रहे भगवान, ये किशनगढ़ बारा का फेमस है। हमने कल भी इसके बारे में जानकारी ली थी कि एक सेठ थे, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, तो उन्होंने तुलसी जी को गोद लिया था। फिर भगवान चार भुजनाथ जी का तुलसी जी से विवाह हुआ था, और विवाह के बाद कहते हैं प्रथम होली जो बहू होती है अपने ससुराल में नहीं मनाती, इसलिए वो अपने भगवान चार भुजनाथ भी होली खेलने के लिए अपने ससुराल आए थे। तो 139 वर्षों से ससुराल जाकर भगवान होली खेल रहे हैं। गांव छोड़ने की परंपरा आज भी जीवित, भिवाड़ी अलवर में होली के अवसर पर गांव को छोड़कर बाहर जाते हैं, फिर वापस गांव में लौटते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जेनजी एग्रो विशेषज्ञ कृषि AI आधारित जो कोर्स कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा शुरुआत किया गया है जेएनजी एग्रो विशेषज्ञ बनाने के लिए। और ये भी एक पीजी डिप्लोमा कोर्स है। AI डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कृषि प्रबंधन, जो कृषि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में उसको परफेक्ट बनाना, उसमें ड्रोन सैटेलाइट के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, फसल की सटीक निगरानी, बाजार के उतार चढ़ाव, डेटा साइंस, रोग कीट पहचान में मशीन लर्निंग का प्रयोग, AI का प्रयोग, डेटा विश्लेषण, जियोस्पेशियल तकनीक और डिजिटल मार्केट ट्रेंड का अध्ययन आदि के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा जेएनजी एग्रो विशेषज्ञ का कोर्स शुरू किया गया है। और हमने देखा था इजराइल और ईरान युद्ध का राजस्थान पर असर। हाड़ौती से बासमती चावल का निर्यात खाड़ी देशों को होता है। जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा मार्केट जो अमेरिका है, यूरोप है, हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा मार्केट, और उसका रास्ता जहाँ रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है। मतलब अमेरिका और यूरोप को जो हम सप्लाई करते हैं ना, उसका रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है, और युद्ध के दौरान रास्ते हमेशा बंद रहते हैं। तो उसके लिए जोधपुर हैंडीक्राफ्ट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। भीलवाड़ा से खाड़ी देशों को सिंथेटिक और पॉलिस्टर आधारित कपड़ों का निर्यात होता है। ये हमने इसके बारे में देखा था। ये रूट है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। और नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रीपा में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। HCM रीपा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 55वां नेशनल सिक्योरिटी डे का जो स्टेट लेवल का जो समारोह का आयोजन किया गया था 4 मार्च को। और इसके मुख्य अतिथि प्रेमचंद बेरवा जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी रहे, वो रहे। कारखाना सुरक्षा पुरस्कार जो 15 इकाइयों को दिया गया, उनको सम्मानित किया गया है सुरक्षा के क्षेत्र में कारखानों को। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग के अभय कुमार ने बुधवार को शासन सचिवालय में स्थित राजस्थान जनसंपर्क हेल्पलाइन पर पहुंचकर परिवादियों से कॉल कर संवाद किया और उनकी परियोजनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।